हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। लास्ट सेशंस हमारे एनसीईआरटी को लेकर कुछ हुए हैं, जिसके अंदर हमने 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका ज्योग्राफी वाला पार्ट डिस्कस किया है। पहला पार्ट था वाई सोशल साइंसेज, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया था। उसके बाद जो पहला चैप्टर है 6 क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उसका एक पार्ट, चैप्टर के अलग अलग हिस्से हैं, उसमें से पहला पार्ट जो है जिसको हम मैपिंग वाले सेक्शन के रूप में जानते हैं, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एक सेशन उसके ऊपर हमारा हो चुका है। उसके बाद जो अगला सेक्शन उसी चैप्टर के अंदर आता है, दैट इज द लैटिट्यूड्स, अक्षांश। तो आज के इस सेशन में हम लैटिट्यूड्स या अक्षांश के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लास 6 की सोशल साइंसेज की जो एनसीईआरटी है, पहला चैप्टर, उसका आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट मैपिंग वाला था जो मैं आपके लिए कर चुका हूं। आप उसको एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर देख सकते हैं, और भी सेशंस उसके अंदर मिलेंगे आपको। समय समय पर जो सेशंस होते रहेंगे वो सारे एनसीईआरटी से जुड़े हुए सारे के सारे सेशंस उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे, तो वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में बात करते हैं लैटिट्यूड्स या अक्षांश के बारे में, हिंदी में जिसे हम अक्षांश कहते हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, इतनी वास्ट है कि इस पर किसी जगह को दिखा पाना हमारे लिए सामान्य तरीकों से असंभव हो जाता है। जैसे हम किसी छोटे से गांव की बात करें तो हम किसी गली का नाम रख सकते हैं, या शहर होता है उसमें हम रोड का नाम रख देते हैं, फला फला सड़क है, फला चौराहा है। हम उनका नाम रख करके उसके अनुसार किसी जगह को दर्शा सकते हैं कि फला चौराहे से आप लेफ्ट ले लेना, वहां से इतना मीटर आगे जाना, 100 मीटर आगे जाना, 50 मीटर आगे जाना, वहां पे लेफ्ट में मेरा घर मिलेगा या मेरी दुकान मिलेगी। जो भी हमें दिखाना होता है वो हम दिखा सकते हैं। किसी एक छोटे शहर या गांव तक वो तरीका जो है वो सीमित रह सकता है, वो तरीका काम भी कर जाता है। लेकिन जब बात आती है इतने बड़े एरिया की, पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल घेरे हुए है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र है। इतने सारे जो हम देश देख रहे हैं, यूएन में जो रजिस्टर्ड 194 195 कंट्रीज हैं, इसके अलावा जितने भी ओशियंस हैं, महासागर हैं, छोटे छोटे सागर, खाड़ियां, सब कुछ इसी पृथ्वी पर है। और उन सबको हमें लोकेट करना, उन सबको हमें दिखाना है। तो दिखाएं कैसे, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि दिखाएं कैसे। तो यहां पर हमने एक मैथमेटिकल टूल का उपयोग किया, गणितीय मैथमेटिकल अप्रोच जो है उसका उपयोग किया है। गणितीय तरीका जो है या गणितीय दृष्टिकोण जो है उसको हमने लगाया। हमने क्या किया, बेसिकली एक ग्रिड सिस्टम का उपयोग किया। ग्रिड सिस्टम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लासरूम है, आप हमेशा किसी भी क्लासरूम में जाएंगे, उसके अंदर जो सीट्स हैं या जो चेयर्स हैं वो एक एक रो में अरेंज्ड होंगी। मान लीजिए यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ आगे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर पढ़ाया जा रहा है। तो सामने बच्चे जो हैं वो कुछ इस तरीके से बैठेंगे। कुछ बच्चे ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं, और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लाइंस में बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ इस तरीके से। अब अगर इस क्लासरूम में किसी बच्चे से मुझे कोई काम हो या किसी व्यक्ति को कोई काम हो, तो इस क्लासरूम में भले ही कितने ही बच्चे बैठे हो, 5 बच्चे बैठे हो, 50 बैठे हो, 500 बैठे हो, या 5000 बच्चे बैठे हो, किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को लोकेट करना, उसकी जगह का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। हम क्या कहेंगे, किसी बच्चे से हमें कुछ काम है तो हम क्या कहेंगे, ये जो खड़ी रेखाएं जो आपको दिख रही है इनको बोला जाता है कॉलम, या हिंदी में कहा जाता है स्तंभ। और जो आड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, इन्हें कहा जाता है रॉज, पंक्तियां। तो अगर मुझे मान लीजिए इस बच्चे से काम हो, ये वाला जो बच्चा है इससे मुझे काम हो, तो मैं कहूंगा तीसरे कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तीसरे कॉलम में, और रो में अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। सेकंड रो तीसरे कॉलम में जो बच्चा बैठा है उससे मुझे कुछ काम है। बहुत सिंपल हो जाता है, तरीका जो है बहुत सिंपल है। इसी को हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां भी हम बात करते हैं कि शहर जो है वो ग्रिड सिस्टम में बसे हुए थे। भारत में आज भी हम देखते हैं चंडीगढ़ जैसा शहर जो है वो ग्रिड सिस्टम में बसा हुआ। तो ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है, सारी चीजें एक दूसरे के पैरेलल चलती काफी ज्यादा। तो यहां पर भी ये जो सिस्टम हमने क्लास में लगाया, इसमें इस तरीके से हम किसी भी बच्चे को लोकेट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे की जगह को दिखाना, अवस्थिति को दिखाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कहीं भी बैठा हो, चाहे कितनी भी स्टूडेंट्स हो, क्लास छोटी हो, 5 बच्चे हो तो मामला वैसे ही सिंपल रहता है। लेकिन अगर 50 बच्चे हो तब भी यह तरीका काम करेगा, 500 बच्चे हो तब भी यह तरीका काम करेगा, या आप मेले में बैठे हुए हो जहां पे 5 लाख की जनता हो या 1 लाख की जनता हो, और अगर उन सबको ऐसे बिठा दिया जाए तो आप किसी भी व्यक्ति को यहां पर भी लोकेट कर सकते हो। तो
संख्या अगर बढ़ भी जाए तब भी ये तरीका काम करने वाला है। यही जो गणितीय तरीका है, मैथमेटिकल टूल है या मैथमेटिकल अप्रोच है, इसको हमने पृथ्वी पर लागू किया। ये तरीका हमें अच्छा लगा कि इससे हम किसी भी जने को दिखा सकते हैं, किसी भी जगह को दिखा सकते हैं। तो यही तरीका हम क्या करें, अप्लाई कर दें हमारी अर्थ पर। यही तरीका हम अप्लाई कर दें हमारी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर भी हमने कुछ ऐसी लाइंस बनाई है, नहीं है एक्चुअल में ऐसी कोई लाइंस है नहीं है। ये सारी जो लाइंस हम बात करने जा रहे हैं, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। यानी वास्तव में आप जाके देखोगे कि यहाँ पे कोई लाइन खींची हुई मिलेगी, कोई लाइन नहीं खींच रखी, किसी ने नहीं खींच रखी। ये सिर्फ हमने कल्पना कर रखी, इमेजिन कर रखा है कि ऐसी एक लाइन है यहां पर। उस लाइन का उपयोग हम करेंगे किसके लिए, वो इमेजिनेशन क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम ये तरीका यहां पृथ्वी पर लगा सके। तो यहां पर जो आड़ी रेखाएं थी हमारी, जिनको हम हिंदी में कहते हैं क्षितिज रेखाएं या इंग्लिश में हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए नाम यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं हम रॉज या हिंदी में पंक्तियां। और जो खड़ी रेखाएं आपको दिख रही है, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं या इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं वर्टिकल लाइंस। इनको हमने नाम दे रखा है कॉलम्स या स्तंभ, हिंदी इंग्लिश में ये नाम दे रखे हैं। सेम वैसे ही ये जो लाइन वाला तरीका अगर हम अर्थ पर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो आप क्लासरूम देख रहे हो ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल रूप में होगा, वर्ग या आयत के रूप में होगा। ऊपर से अगर हम देखें तो एक जैसी जगह है, लेकिन पृथ्वी एक जैसी है नहीं है। पृथ्वी जो है वो गोल है, एक स्फीयर, एक फुटबॉल जैसी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो तरीका थोड़ा सा बदलेगा, कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं, थोड़ा सा बदलेगा। जैसे यहाँ पर ये लाइन जो है, ये लाइन वापस आगे जाके मिल नहीं रही, लेकिन पृथ्वी पर ये लाइन जो है वो आगे जाकर के मिल जाएगी। तो थोड़ी चीजें बदलेंगी जिनको हम आगे देखेंगे। तो ये तरीका हमने लगाया। तो यहां पर जो आड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं, क्षितिज रेखाएं जो आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपको दिख रही है, इन्हें हमने नाम दिया लैटिट्यूड्स, या हिंदी में इन्हें नाम दिया अक्ष का अंश है। ये अक्ष है, इस पर कुछ अंश, डिग्री, कुछ डिग्री जो है वो हमने बना रखे हैं। वो कैसे बना रखे हैं अभी आगे बात करेंगे। तो लैटिट्यूड या अक्ष का अंश या अक्षांश नाम जो है वो हमने दिया है। और अगर आप याद रखना चाहें तो जो लेटे हुए हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, सारे लैटिट्यूड्स जो है वो लेटे हुए हैं, आड़े आपको दिखाई देंगे। कुछ डेफिनेटली वर्टिकल लाइंस भी आएंगी, जैसे यहां पर खड़ी रेखाएं थी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी, वैसी कुछ वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखाएं यहां भी आएंगी, जिनके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। इनका नाम हमने दिया लॉन्जिट्यूड्स, या हिंदी में ये देशों के बीच का अंतर दिखाते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया देशांतर। लॉन्जिट्यूड्स या देशांतर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इनको हम डिटेल में अगले सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन आड़ी रेखाओं की बात करने जा रहे हैं, क्षितिज रेखाओं की या हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम लैटिट्यूड्स या अक्षांश है। लास्ट में एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सेशन से पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक तगड़ा क्वेश्चन जो है वो मैंने बना रखा है। वो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राइट, चलिए तो पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन पर भी आएंगे। डेफिनेशन की बात करें, लैटिट्यूड्स या अक्षांश क्या है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अगर हम एक डेफिनेशन इसकी बनाएं, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी जो डेफिनेशन दे रही है वो ये दे रही है कि लैटिट्यूड जो है, अक्षांश जो है, वो भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, के उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापता है। ये एक लाइन हमने मानी जिसका नाम हमने दिया इक्वेटर, या हिंदी में भूमध्य रेखा। ये एक ऐसी लाइन है जो भूमि को एकदम मध्य से काटती है। इंग्लिश में भी नाम इसका इक्वेटर इसलिए है, इमेजिनरी लाइन है। फिर से मैं बता दूं, इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में ऐसी कोई लाइन है नहीं, हमने खींच नहीं रखी किसी जगह, सिर्फ सोच रखा है, ऐसा कल्पना कर रखी, इमेजिन कर रखा है कि ऐसी एक लाइन है। तो वो लाइन हमने इमेजिन करी इस जगह पर, अर्थ के बिल्कुल हाफ में, बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मध्य में, कि पृथ्वी 2 बराबर भागों में बट जाए। इधर भी एक इक्वल पार्ट, इधर भी एक इक्वल पार्ट, और ये इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया इक्वेटर। इंग्लिश में नामकरण कुछ इस तरीके से हुआ है। हिंदी में ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजर रही है, तो भूमि के मध्य से गुजर रही है, इसलिए इसका नाम रखा हमने भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। आधा गोला है ये। अगर हम एक तलवार लेके पृथ्वी को काट दें, इतनी बड़ी तलवार आपके पास है नहीं,
इमेजिन करना है आपको, सोचना है सिर्फ कि अगर हम पृथ्वी को ऐसे तलवार लेकर के काट दें तो एक आधा गोला ये बनेगा, एक आधा गोला ये बनेगा। आप किसी छोटे लेवल पर एक किसी बॉल को या किसी फुटबॉल को, फुटबॉल तो अंदर से खाली होती है, लेकिन कोई ऐसी बॉल हो जो अंदर से भरी हुई हो, उसको आप बीच में से काट के देखो, एक लड्डू को बीच में से काट करके देखो, तो दो बराबर टुकड़े जो उसके बनेंगे वो दो हेमिस्फीयर है, दो गोलार्ध हैं। तो ये लाइन जो है ये हमने सबसे पहले इमेजिन करी, इस लाइन को सबसे पहले हमने सोचा कि यहां पर एक लाइन है, सोचा सिर्फ, है नहीं है, एक्चुअल में जाकर के देखोगे तो नहीं है, काल्पनिक रेखा है। अब इस लाइन के रेफरेंस में, इसको एक रेफरेंस लाइन मान करके, इसको एक संदर्भ बिंदु या संदर्भ रेखा मान करके हम इसके संदर्भ में, रेफरेंस में कुछ और लाइंस खींचेंगे। तो हम अगर इससे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो वो सारे नदन लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। इस लाइन के ऊपर ऊपर जितने भी होंगे वो सब उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। उत्तर दक्षिण ऐसा क्यों है, ये ऊपर क्यों है या नीचे क्यों है, ये वाला पार्ट जो है वो हम इससे पहले वाले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चों ने अभी तक वो मैपिंग वाला सेशन नहीं देखा है, कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, दिग बिंदु क्या होते हैं, वो वाला पॉइंट अगर नहीं देखा है तो वो वाला पॉइंट जो है वो हमने पिछले वाले सेशन में कवर किया है, तो उस सेशन को भी जाकर के जरूर देखें। तो इस तरफ जो है वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ, इस तरफ जो है वो डायरेक्शन होती है साउथ, दक्षिण। तो नॉर्थ और साउथ जो है, यानी हम जितने भी लाइंस इसके रेफरेंस में, इस इक्वेटर के ऊपर ऊपर खींचेंगे वो सब नदन लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और इसके नीचे नीचे जितने भी खींचेंगे वो सदर्न लैटिट्यूड्स या हिंदी में दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। राइट, अब हम कुछ लाइंस ऐसे बनाते चले जाएंगे। बनाने का एक तरीका है, लेकिन वो 6th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। 6ठी क्लास के एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो वहां वो तरीका नहीं दे रखा, बट मैं शॉर्ट में अगर आपको तरीका समझाऊं तो ये हमारी पृथ्वी है एग्जैक्टली इस तरीके से, ये मेरा नदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, ये मेरा सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध है। ये दोनों जिस जगह पर जुड़ रहे हैं वहां पर जो एक लाइन बन रही है, एक रेखा जो बन रही है, उसी को हमने नाम दिया इक्वेटर या भूमध्य रेखा। राइट, अब इमेजिन कर रहे हैं हम, सारी रेखाएं इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं, तो एक इमेजिनेशन ये भी करनी है आपको कि पृथ्वी का जो सेंटर है, जो केंद्र है, जो कि यहां पर है, इस जगह पर सेंटर है, केंद्र है, उस केंद्र से अगर मैं एक लाइन खींचू कुछ इस तरीके से, एक लाइन खींचू कुछ इस तरीके से जो इक्वेटर पर जा रही है, इस जगह पर जो मेरी उंगलियां जहां खत्म हो रही है उस जगह पर इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। इक्वेटर से इस लाइन को रेफरेंस लेकर के, संदर्भ बिंदु लेकर के हम इस पेन को 1 डिग्री ओपन कर दें उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ 1 डिग्री ओपन करते, 1 डिग्री ओपन किया हमने। अब ये पॉइंट यहां से फिक्स है, सेंटर से जो है फिक्स है, सेंटर वाला पॉइंट फिक्स है, सिर्फ हमने इधर इक्वेटर वाला जो पार्ट है, भूमध्य रेखा वाला जो पार्ट है, वहां से इसको 1 डिग्री ओपन किया है, और 1 डिग्री ओपन करके इसको पूरा घुमा दिया मैंने। ये 1 डिग्री ओपन किया और ऐसे 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 पूरा घुमा दिया, पूरा घुमा दिया। तो बाहर सरफेस पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन मिलेगी, एक सर्कल मिलेगा जो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैंने अर्थ के सेंटर से, जो पृथ्वी का केंद्र है, यहां से उसको रेफरेंस ले करके 1 डिग्री इसको ओपन किया है, ये जो एंगल है ये 1 डिग्री है। अगर मैं इसको खोल करके फिर ऐसे बनाऊंगा तो पूरी की पूरे एक सर्कल जो है वो मुझे मिलेगा, पूरा का पूरा एक सर्कल, जो मैं यहाँ डायग्राम में सिर्फ ऐसे ही दिखा सकता हूँ, लेकिन वो पूरा सर्कल है, पीछे से भी आएगा पूरा का पूरा, इतना बड़ा एक सर्कल, एक वृत्त जो है वो बनेगा। ये वृत्त जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को रेफरेंस मान करके फिर हमने खींचा है, इसलिए ये कहलाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो लिखा है डिस्टेंस मेजर करता है, अगर हम इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा जो है, उससे दूरी नापते हैं, उससे डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, दूरी को मापता है, यहाँ दूरी कहाँ है, यहाँ तो एंगल आ गया है, आप ये बोलोगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब मोशंस होते हैं, गतियां जो होती हैं, एक गति इस प्रकार की होती है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जा रहे हो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक सीधी रेखा में जा रहे हो, इसको हम बोलते हैं, यहां से आप सीधे सीधे जा रहे हो, इसको हिंदी में हम कहते हैं रेखीय गति, एक रेखा पर गति हो रही है, इसलिए हिंदी में कहते हैं रेखीय गति, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लीनियर मोशन। एक लाइन में मोशन हो रहा है इसलिए लीनियर मोशन। यहाँ डिस्टेंस हम मीटर किलोमीटर इस तरीके से नापते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हम नाप सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इंच में, फीट में, ऐसे हमने बहुत सारे तरीके बना रखे हैं जिनसे कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, ये अलग 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 स्केल से। लेकिन जब मामला आता है ऐसा
सर्कुलर मोशन का, वृत्तीय गति जब होती है, यहां पर जो मोशन होगा, एक बंदा सपोज यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है और यहां तक गया, ये पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक गया, तो अब जो मोशन होगा वो डिस्टेंस में नहीं मेजर, डिस्टेंस जो है वो मीटर किलोमीटर में नहीं मेजर की जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है अगर हमें, तो मीटर किलोमीटर में नहीं नापी जाती। मीटर किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, ये सब लीनियर मोशन में काम करते, रेखीय गति में काम करते हैं। लेकिन ये जो मोशन है, इट इज द सर्कुलर मोशन, या हिंदी में हम इसे कहते हैं वृत्तीय गति। और अगर वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहां जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो एंगल से मेजर किया जाता है, बीच में कितना कोण बन रहा है उससे मापा जाता है। तो या हम भी तो यही कर रहे हैं, यही वाला तो तरीका हम यहां लगा रहे हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर जो तरीका लगा रहे हैं हम, वो यही वाला तरीका लगा रहे हैं। इसलिए ये डिस्टेंस जो होगी, ये दूरी जो होगी, वो मीटर किलोमीटर में नहीं नापी जाएगी, ये दूरी एंगल में, कोण में नापी जाएगी। और अभी फिलहाल हमने इसका कोण कितना लिया था, 1 डिग्री, इसलिए हमने इसका नाम ही दे दिया 1 डिग्री। कौन इतनों का नाम रखने जाएगा, इतने सारे लैटिट्यूड्स बनेंगे, अक्षांश बनेंगे, सबका अलग 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 नाम देना, याद कौन रखेगा। तो सबसे बढ़िया काम है, हम क्योंकि ये इमेजिन कर रहे हैं, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने पेन को 1 डिग्री ओपन किया था, 1 डिग्री पर हमें ये लाइन मिली थी, तो 1 डिग्री इसका नाम रख दिया। भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर से जो है, उससे ये किस तरफ है, क्योंकि 1 डिग्री नीचे भी बन सकता है। आपने 1 डिग्री जो है ऊपर की तरफ बनाया था, अभी 1 डिग्री नीचे भी बन सकता है। ऊपर वाले 1 डिग्री और नीचे वाले 1 डिग्री को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, अलग अलग कैसे दिखाओगे। तो इसके आगे हम लिखा देते हैं 1 डिग्री नॉर्थ, हिंदी में इसको लिख देते हैं 1 डिग्री उत्तर, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से नॉर्थ में है, उत्तर में है, तो इसका नाम हो जाता है 1 डिग्री नॉर्थ। ये सब 6 क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दिया है। हमें जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो अगर वहां पे ऐसा कुछ लिखा है, वहां पे सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन हमें उसकी डेप्थ में जाना है, उसकी गहराई में जाना है, उस हर बात को समझना है। अभी मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी, लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, उस वाले पर जो आप साइंस में पढ़ते हो जनरली, वो 9th-10th क्लास की साइंस में आता है, जनरल साइंस में आता है, उसको यहाँ कनेक्ट करना है, उसको यहाँ पर जोड़ना है। मैथ्स में भी आता है, तो मैथ्स वाला पार्ट भी यहाँ पर एंगुलर मोशन जो होता है, वृत्तीय सॉरी कोणीय गति जो होती है, उसको यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। उन सब चीजों को कनेक्ट करके एक साथ पढ़ोगे तो आप यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हो। यूपीएससी के लिए कुछ नया नहीं करना होता है। आप पढ़ते हो ना, हमेशा सुनते आए हो, हर टॉपर कह रहा है, हर फैकल्टी कह रही है, हर टीचर कह रहा है, हर मेंटर कह रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ो कैसे, आप तो वो डेफिनेशन रट लेते हो। ये आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, रटा है ये सिर्फ। उसको डिटेल में, डेप्थ में जाकर के समझना, दैट इज द पॉइंट। वो अगर आपने कर लिया, आपकी यूपीएससी की यात्रा जो है वो एकदम सही ट्रैक पे चल रही है, फिर आप कहीं गड़बड़ नहीं कर रहे हो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, हम सिर्फ एनसीईआरटी को उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं जैसा कि आज दिन तक पढ़ते आए हैं, ये लाइन रटेंगे और वहां यूपीएससी पूछेगी और हम ये लाइन यूं की यूं वहां पर रटी हुई लाइन जो है वहां पर लिख देंगे, तो फिर आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो, फिर गलत दिशा में मामला चल रहा है। तो ऐसे एक एक चीज को डेप्थ में, गहराई में उतर करके हमें जानना समझना होता है। तो यही तरीका हम यहां पर भी लगा रहे हैं कि जो लाइन वहां पर सीधी सिर्फ एक लाइन थी, उसको हम इतनी देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइन क्या कहना चाह रही है यहां पर। तो सेंटर में, अर्थ का जो सेंटर है, जो हमने इमेजिन किया है, आज दिन तक कोई गया नहीं है वहां पर, लेकिन हमने इमेजिन किया, उसकी भी कल्पना करी, एक रेखा खींची जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हमने इक्वेटर माना, भूमध्य रेखा माना। फिर इन दोनों, उस पॉइंट और इक्वेटर को रेफरेंस लेकर के, एक संदर्भ बिंदु लेकर के, फिर हमने एक एंगल बनाया, एक कोण बनाया, और उस कोण पर हमें बाहर की तरफ, सरफेस पर, सतह पर एक सर्कल मिला, जो कि अगेन इमेजनरी है, जो भी काल्पनिक है वो वास्तव में नहीं है, हमने सिर्फ इमेजिन किया, ऐसी कल्पना करी है। तो वो एक लाइन जो मिली, वो जो एक इमेजनरी सर्कल हमें मिला, वास्तव में वो सर्कल है, पूरा का पूरा वृत्त है, लेकिन हम उसको लाइन भी कहते हैं। हम उसका एक छोटा सा टुकड़ा देखते हैं तो एक लाइन जैसा दिखता है, इसलिए हम उसे लाइन भी कहते हैं, बट एक्चुअल में वो सर्कल होता है, वृत्त होता है। इसका नाम रख दिया 1 डिग्री। ऐसे ही सेम हम एक और एंगल बनाएंगे, इस बार हमने एंगल बनाया 2 डिग्री का, वो सरफेस पर हमें जो लाइन मिलेगी उसका नाम दे देंगे हम 2 डिग्री, और हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो 2 डिग्री नॉर्थ, एंड सो ऑन हम बढ़ते जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे 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 बढ़ते 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 लास्ट में देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, ऐसे बढ़ते 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 अल्टीमेटली क्या पॉइंट आ जाएगा, 90 डिग्री। सतह पर अगर आप देखो, सरफेस पर अगर आप देखोगे, 90 डिग्री का पॉइंट आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम जो लैटिट्यूड हमें मिलेगा यहाँ पर, दैट विल बी 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री उत्तर। अगर आप उससे भी बियॉन्ड जाने की कोशिश करें, नहीं सर हम तो ऐसे करते 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 90 तक आ गए थे, अब हम 91 डिग्री पर जाएंगे, जाओ। 91 डिग्री पर जो सर्कल बनेगा वो वही बनेगा जो आपने 89 डिग्री पर ऑलरेडी बना दिया था।
ये वाला जो 89 डिग्री पर आपने बना दिया था वही 91 डिग्री पर भी मिलेगा, तो फिर रिपीट होने लग जाएंगे। 92 डिग्री पर जो बनाओगे वो वही सर्कल मिलेगा, वही वृत्त मिलेगा जो 88 डिग्री पर आपने बना दिया था। तो ऐसे में हम 90 डिग्री के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। हमारी जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि हम 90 डिग्री के पार अगर बनाने की कोशिश भी करें तो प्रैक्टिकली हमें वही सर्कल्स फिर से रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, वही वृत्त फिर से आवृत्त होते हुए दिखाई देंगे जो हमने पहले बना लिए थे, वही वाले फिर से रिपीट होंगे। तो मतलब नहीं है फिर इससे ज्यादा। तो हमने इधर 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 90 लैटिट्यूड्स जो है वो बना दिए। तो हम जो एनसीईआरटी वो क्या कह रही है, 0 डिग्री जो इक्वेटर है वहां से हम 90 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड्स बनाते चले जाते हैं। सेम तरीका हम साउथ में भी लगाएंगे। अभी हमने पेन को ऐसे खोला था, 1 डिग्री पूरा घुमाया, 1 डिग्री खोल के पूरा ऐसे ऐसे घुमा करके एक सर्कल बना दिया था, फिर 2 डिग्री खोला था, फिर घुमा घुमा के एक सर्कल बना दिया था। ऐसे हम सब ऊपर ऊपर की तरफ बनाते गए, ऊपर ऊपर की तरफ बनते गए। सेम यही तरीका हम नीचे नीचे की तरफ लगा देंगे। ये 1 डिग्री था, इस बार 1 डिग्री नीचे की तरफ खोलेंगे, एक सर्कल मिलेगा। 2 डिग्री नीचे की तरफ खोलेंगे, एक सर्कल मिलेगा। ऐसे करते करते आप अल्टीमेटली यहां भी 90 डिग्री साउथ पर पहुंचेंगे। जो पॉइंट आएगा वो 90 डिग्री साउथ, या हिंदी में हम इसे 90 डिग्री दक्षिण के नाम से जानते हैं। राइट, ये एक पॉइंट होगा। एक चीज और जो ध्यान रखनी है, ये दोनों जो पोल्स आपको दिख रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो आपको दिख रहे हैं, ये वास्तव में एक पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा। क्योंकि आप ऐसे खोलते गए था, 1 डिग्री खोला ऐसे पूरा एक सर्कल मिला, 2 डिग्री खोला ऐसे पूरा एक सर्कल मिला, लेकिन जब आप 90 डिग्री खोला तो आपने इसको घुमाया, लेकिन ये एक ही पॉइंट पर घूमता रहा। ऐसे ऐसे आपने घुमाया इसको, लेकिन ये एक ही पॉइंट पर घूमता रहा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, सर्कल नहीं मिलेगा। इधर भी सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, सर्कल नहीं मिलेगा। तो ऐसे में 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ जो है वो दोनों एक पॉइंट होंगे। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जितने भी लैटिट्यूड है, जितने भी अक्षांश हैं, वो सब सर्कल है, एक्चुअल में सर्कल है, दिखते लाइन जैसे हैं। ठीक है, और सब इमेजिनरी है। ये कुछ 2-3 पॉइंट है जो अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कितना ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आपकी क्लैरिटी पूरी बनी रहेगी, आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। राइट, तो हम ऐसे ही 90 डिग्री से इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक हम जा सकते हैं, और ऐसे ही इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ या साउथ पोल तक, दक्षिणी ध्रुव तक हम जा सकते हैं। इन दोनों को ध्रुव कहा जाता है। इन दोनों को ध्रुव क्यों कहा जाता है, ये भी एक पॉइंट में यहां पर कवर कर लेता हूं। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, 6 क्लास की एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर हम समझ लेते हैं। ध्रुव या पोल शब्द, इंग्लिश में पोल कहते हैं हम इन्हें। पोल या ध्रुव शब्द का मतलब होता है जो अपनी जगह से मूव नहीं करता, अपनी जगह से हटता नहीं है। हिंदी में ध्रुव मतलब जो एकदम अटल हो, जो हिलता ही नहीं हो अपनी जगह से। आप देखो, अर्थ जो रोटेट करती है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है, ये पृथ्वी है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, इसमें किसी भी पॉइंट को उठा लो वो अपनी जगह बदल रहा है। ये वाला पॉइंट अभी यहां था, थोड़ी देर में यहां था, फिर 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 यहां था। इक्वेटर को देखो, भूमध्य रेखा को देखो, ये पॉइंट यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ऐसे जैसे जैसे रोटेशन होता जाएगा वैसे वैसे वो पॉइंट अपनी जगह बदलता जाएगा। लेकिन क्या इस पॉइंट ने अपनी जगह बदली, नॉर्थ पोल ने? क्या इस पॉइंट ने अपनी जगह बदली, साउथ पोल ने? नहीं। इसीलिए इन दोनों को नाम क्या दिया है, पोल, ध्रुव, जो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है। बाकी सारी जगह अपनी जगह से मूव कर रही है, वो अलग बात है, हमें फील नहीं हो रही है। लेकिन आप जिस भी जगह पर खड़े हो वो जगह मूव कर रही है, लगातार चल रही है। पृथ्वी हमेशा ऐसे रोटेट करती जा रही है, ना कम, ना इसकी स्पीड कम होती है ना तेज होती है। 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती ही करती है। मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे अपन आगे, ये एनसीईआरटी में चैप्टर आएगा मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, तो वहां डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमेशा ऐसे मूव करती रहती है। बस यही 2 पॉइंट है जो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, वो उसी जगह पर है। बस आप ऐसे ही घूम करके वापस यहीं आ गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, अपनी जगह नहीं बदली आपने। ये कुछ वैसा ही मामला है जैसे आप सेंटर में खड़े हो और आपके चारों तरफ कुछ बच्चे दौड़ रहे हो। आपके आगे एक बच्चा खड़ा है, वो आपका चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसके आगे एक और बच्चा खड़ा है, वो आपके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसके आगे एक और बच्चा खड़ा है, वो आपके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, एक सर्कल पूरा कर रहा है। वो सब अपनी जगह बदल रहे हैं, आप अपनी जगह नहीं बदल रहे। आप ज्यादा से ज्यादा अगर घूम भी रहे हो तो अपनी ही जगह पर ऐसे घूम करके वापस आ जाओगे। तो आप जगह नहीं बदल रहे हो, ये पोल भी अपनी जगह ऐसे ही नहीं बदल रहा है। इस वजह से इसका नाम पोल है, या हिंदी में इसका नाम ध्रुव है। ठीक है, तो ये इक्वेटर के नॉर्थ में ऐसा पोल है तो नॉर्थ पोल कहलाया, उत्तरी ध्रुव कहलाया। ये इक्वेटर के भूमध्य रेखा के साउथ में ऐसा पोल है तो ये साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव कहलाया। राइट, बात क्लियर होगी यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। अगला वर्ड आता है लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स, सॉरी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड।
या हिंदी में हम इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त। जो एंगल हमने बनाया था वो तो अक्षांश कहलाता है। जो एंगल जैसे 1 डिग्री बनाया तो 1 डिग्री एक अक्षांश है, लैटिट्यूड है। 2 डिग्री बनाया तो 2 डिग्री जो एंगल है, जो कोण है, वो एक अक्षांश है, लैटिट्यूड है। लेकिन उस कोण की वजह से जो पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा था, जो हमने देखा, जैसे ये इक्वेटर है, वो मध्य रेखा है, इसके ऊपर यहां कहीं 10 डिग्री आ रही है, सपोज लाइन 10 डिग्री नॉर्थ, तो 10 डिग्री एक पूरा सर्कल बन रहा है ना, एक पूरा वृत्त बन रहा है। इसे ही कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, या हिंदी में कहा जाता है अक्षांश रेखा। हिंदी में दोनों शब्द चलते हैं, अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त। एक्चुअल में ये वृत्त है, पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है, तो इंग्लिश में कई बार सर्कल ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, सर्कल भी है, पूरा का पूरा सर्कल है, वृत्त है। और हम इसका छोटा पार्ट जब देखते हैं तो हमें एक लाइन जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसे अक्षांश रेखा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इनकी साइज को अगर आप देखो तो इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा है, भूमध्य रेखा जो होगी वो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। भूमध्य रेखा यहां आएगी सेंटर में, तो सेंटर में जो लाइन आई वो सबसे बड़ी आएगी। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा ऊपर गए तो इस बार जो लाइन आएगी वो थोड़ी छोटी आएगी, और ऊपर गए लाइन जो आएगी, जो पूरा सर्कल बनने वाला है, वो साइज में छोटे होते जाएंगे। सबसे पहले जो है, अगर आप इसको कुछ इस तरीके से देखो पृथ्वी को, तो इक्वेटर वाला जो सर्कल आएगा वो यहां आएगा, जो सबसे बड़ा होगा। फिर 1 डिग्री इससे थोड़ा छोटा आएगा, जैसे जैसे हम इधर 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 बढ़ते जाएंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री, 45 डिग्री और छोटा आएगा, 50 डिग्री और छोटा आएगा, 90 डिग्री 89 डिग्री बहुत छोटा आएगा, और 90 डिग्री तो इतना छोटा हो जाएगा कि वो पॉइंट बन जाएगा, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। सेम ऐसी कहानी इधर भी चलेगी, साउथ में भी वही कहानी जो है वो रिपीट होगी। तो इस वजह से हम जब भी इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ये भूमध्य रेखा, इससे ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं 90 डिग्री की तरफ, या साउथ की तरफ बढ़े, किधर भी बढ़े, तो सर्कल्स का जो साइज है, जो आकार है, वो छोटा होता चला जाएगा। ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, इनकी साइज छोटी होती चली जाएगी। जितना लैटिट्यूड बढ़ेगा, जितना अक्षांश बढ़ेगा, उतना इनका आकार छोटा होता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंसोगे आप जब स्टेटमेंट में पूछा जाएगा तो आप फंसोगे। तो इस बात को सिर्फ रटना नहीं है, इमेजिन करके रखो, तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होगे। इस चीज को दिमाग में, वो जो फोटो है वो उतार के रखो कि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होगा, फिर इक्वेटर से जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे सर्कल क्या होता जाएगा, छोटा 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 होते होते अल्टीमेटली 90 डिग्री पर आकर के तो इतना छोटा हो जाएगा कि वो एक पॉइंट बन जाएगा। अगर आपने इस चीज को इमेजिन कर लिया, दिमाग में इसको सोच लिया कि ये कैसे हो रहा है, इसकी कल्पना कर ली, अब आपको कितना ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, आप नहीं फंसोगे। दूसरी चीज जो हमें एनसीईआरटी से सीखनी है वो ये है, पहली चीज अभी हमने देखी, एनसीईआरटी से हमें क्या सीखना होता है, वो जो एक एक शब्द लिखा है, उस एक शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। जैसा अभी हम डेफिनेशन पार्ट को देख रहे थे, तो यहां डिस्टेंस लिखा था, लेकिन वो डिस्टेंस अलग टाइप का था, वो हमने समझा। इक्वेटर से कैसे नापा जा रहा है वो हमने समझा। एक चीज को इमेजिन किया, हमने कल्पना करी कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। वो कल्पना जब आप कर लेते हो तो मामला बहुत आसान हो जाता है। तो जो शब्द नहीं लिखे हैं उनको भी समझना है, उन चीजों को भी देखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन सब चीजों को इमेजिन कर लो, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको एक्चुअल में कैसे हो रहा होगा, ये अपने दिमाग में उसकी कल्पना, उसकी इमेजिनेशन लेकर के आओ, तो आप कभी नहीं भूलोगे। आप किसी मूवी को कभी नहीं भूलते हो, आप किसी कहानी को कभी नहीं भूलते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो कहानी में सुनाया जा रहा है, जो वो आपको दादी ने कहानी सुनाई, नानी ने कहानी सुनाई, या किसी ने कोई किस्सा भी सुनाया, आज फला जगह पर ऐसा हो गया था साहब, वहां लड़ाई हो गई थी, वहां ऐसा कुछ हो गया था, वहां वैसा कुछ हो गया था, तो आप पूरा उसका विवरण सुनते हो, डिस्क्रिप्शन सुनते हो। अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा फिर क्या हुआ था, अच्छा फिर क्या हुआ था, अच्छा फिर क्या हुआ था। वो सब जानने के बाद क्या होता है, आपके दिमाग में एक कहानी बन जाती। भले आप वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे, प्रैक्टिकली वहां पर नहीं थे, डायरेक्टली वहां पर नहीं थे, बट स्टिल आपने वो सब कुछ जानकारी जो ली, उस इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग ने क्या किया, एक सीक्वेंस में जोड़ा, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, वो कहानी पूरी आपको समझ आ गई। अच्छा वहां पर ऐसा हुआ, वही चीज यहां पर भी अप्लाई करनी है। एनसीईआरटी में जो दूसरी चीज सीखने की है, वो एक एक शब्द, एक लाइन में जो लिखा हुआ है, उसके हर एक अर्थ को समझना है और इमेजिन करना है कि वो कैसे काम कर रहा होगा। अगर आपने उसको इमेजिन कर लिया, कल्पना कर ली, अब आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। आपको यूपीएससी कितना ही घुमा फिरा के पूछे, स्टेटमेंट को ऐसे पूछे कि वैसे पूछे, आप आसानी से आंसर दे पाओगे। नहीं समझा है वैसे,
रट के गए हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सर यहाँ तो सब सही लग रहा था, हमसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत था तो सारे ही गलत लग रहे थे, हमसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट कथन सही था, सारे ही सही लग रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि आपने ये तरीके नहीं लगाए। ये तरीके हमें वहां पर अप्लाई करने होते हैं। राइट, चलिए, तो यहां तक हमने समझा कि लैटिट्यूड्स जो है, अक्षांश जो है वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनाए गए, कारण को समझा हमने, क्या होते हैं ये समझा हमने, उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं ये समझने की कोशिश हमने करी। अब इसके रिजल्ट क्या आएंगे, ये जो हमने बना दिया, ये जो एक तरीका हमने लगा दिया, इसका परिणाम क्या आएगा, कंसिक्वेंसेस क्या आएंगे, रिजल्ट क्या आएंगे। उसमें एक पहला रिजल्ट जो हमारे सामने निकल करके आता है, दैट इज द क्लाइमेट के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जो जलवायु है उसके साथ में इसका संबंध निकाल सकते हैं, उसके साथ में किस प्रकार से ये संबंधित है इसको हम निकाल सकते हैं। क्लाइमेट क्या होता है डिटेल में हम आगे एनसीईआरटी में जब क्लाइमेट वाला चैप्टर आएगा तब बात करेंगे, बट फिलहाल हम अगर 5 सेकंड में 10 सेकंड में समझने की कोशिश करें तो क्लाइमेट वो चीज है जो किसी जगह का लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर को दिखाता हो। कोई जगह लंबे समय में 10 20 50 सालों में गर्म ही रहती है, जिससे भारत एक गर्म देश है, भारत का क्लाइमेट हॉट टाइप का क्लाइमेट है, गर्म टाइप का क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट है। जबकि हम ब्रिटेन में चले जाएं तो बहुत ठंडे टाइप का क्लाइमेट है, यूएस में चले जाएं ठंडे टाइप का क्लाइमेट है, अफ्रीका में चले जाएं गर्म टाइप का क्लाइमेट है। तो ये उस जगह की टेम्परेचर को दिखाता है लंबे समय में। आज टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया ये क्लाइमेट नहीं है, लंबे समय में लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। क्या क्लाइमेट में आएगा, क्या टेम्परेचर आएगा, रेनफॉल आएगा, वर्षा आएगी कितनी होती है सामान्य रूप से, ह्यूमिडिटी आएगी, आर्द्रता आएगी कितनी होती है, ये क्लाइमेट कहलाता है। बाकी डिटेल में हम जब क्लाइमेट वाला चैप्टर आएगा तो बात करेंगे। तो क्लाइमेट के साथ हमने अभी अभी जो ये लैटिट्यूड समझे, अक्षांश समझे, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं, इनको जोड़ करके देख सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे, देखो, सन की डायरेक्ट लाइट जिस जगह पर आ रही है, सूर्य की सीधी रेखा, जहां पर सीधी रेखा का मतलब होता है जैसे दिन की 12 बजे सूरज जो है वो आपके सर पे चमकता है, बिल्कुल सीधा सीधा किरणें जो है वो आपके ऊपर आकर के गिरती है, इसको बोलते हैं सीधी रेखा। यानी अगर हम सरफेस को देखें, आप सरफेस पे खड़े हो और सूरज कुछ इस तरीके से खड़ा है कि सूरज की जो किरणें आ रही हैं, सनरेज जो आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, वो एकदम इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, या लगभग 90 डिग्री का बना रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, हम तब भी उसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेंगे। वैसे जो अर्थ है उस पर हमेशा इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा जो है, इस पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत रहती है, 90 डिग्री पर रहती है, बाकी जगहों पर थोड़ा बहुत एंगल बदलता रहता है। तो जहां पर सीधी आकर के गिरती है, आपको दिन के किस समय में सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, जब किरणें सीधी आकर के गिरती है। ना सुबह लगती है, सुबह 9 बजे 10 बजे कम गर्मी लगती है, शाम को 4 बजे 5 बजे कम गर्मी लगती है। सुबह सूरज इधर से उगा था, धीरे 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 वो आता गया, एंगल उसका बढ़ता गया, कोण उसका बढ़ता गया, बढ़ते 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 जब वो आपके सर के ऊपर खड़ा था तब आपको सबसे ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जितनी हीट दे रहा है वो कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नीचे जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कम है, और उसी एरिया उसी क्षेत्रफल में वो इतनी सारी हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वितरित हो रही है। जबकि सुबह जब वो इस एंगल पर था तब जो हीट आ रही थी वो बहुत लंबे चौड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। अगर आपके पास में 10 रुपए आ रहे हो और 10 लोगों में बांटोगे तो एक एक रुपया सबके हाथ में आएगा। अब 10 रुपए आ रहे हो और 100 लोगों में बांटोगे तो आपके पास में 1 रुपए से भी कम वैल्यू जो है वो आने वाली है। सेम सनलाइट के साथ भी हो रहा है, सनलाइट तो हमेशा फिक्स आ रही है, 10 रुपए ही आ रहे हैं, तो सनलाइट भी हमेशा फिक्स ही आ रही है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कितने में हो रही है, वितरित कितने लोगों में हो रही है, उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर कम ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी जगह जहां सनलाइट हमेशा इसी एंगल पर गिरती हो तो डिस्ट्रीब्यूट कम जगह पर हो रही है, नीचे जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कम है, उस कम एरिया पर जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो एरिया ज्यादा गर्म होता है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो निकल करके आते हैं 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री नॉर्थ यहां पर आता है, और 23.5 डिग्री साउथ यहां पर आता है। इन दोनों के बीच का जो जोन आपको दिख रहा है ये वाला, ये हमेशा गर्म रहता है, इस वजह से इसका नाम हमने रखा टॉरिड जोन, या इंग्लिश में सॉरी हिंदी में नाम रखा उष्ण कटिबंध। उष्ण यानी गर्म, कटिबंध क्या होता है, अगेन बच्चे यहां भी रटा मारते हैं। कटी शब्द का मतलब होता है कमर, बंध का मतलब होता है उसको बांधने वाला। कमर में क्या बांधते हो आप, बेल्ट। तो ये बेसिकली क्या है, एक बेल्ट है। बेल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब प्रॉपर संस्कृत वो तत्सम शब्द जो होते हैं, वो तत्सम शब्द में अगर आप देखोगे तो ये कहलाएगा बेल्ट जो है उसका हिंदी में नाम, प्रॉपर नाम जो बनेगा कटिबंध। कटी यानी कमर, बंध यानी बांधने वाला।
तो एक बेल्ट जो है, एक पट्टी जो है वो यहाँ आपको दिखाई देगी, जो यहाँ पर्टिकुलरली कुछ आपको ऐसी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे, अगर आप एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, या हिंदी में हम इसे उत्तर कहते हैं, यहाँ आएगा 23.5 डिग्री साउथ, या हिंदी में हम इसे दक्षिण कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, जितना क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, एक बेल्ट जैसा है, एक पट्टी जैसा है। इसका नाम इंग्लिश में हमने दिया टॉरिड जोन, या हिंदी में नाम दिया उष्ण कटिबंध। हमेशा गर्म रहता है इसलिए इसका नाम उष्ण कटिबंध। ठीक है। दूसरे जो जोन्स बनते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, ये वाला जोन, ये वाला जो पार्ट इधर आपको दिख रहा है, और सेम ऐसे ही ये वाला पार्ट जो इधर दिख रहा है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में, दोनों तरफ, उत्तर में भी दक्षिण में भी, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में, ये कहलाता है टेम्परेट जोन, या हिंदी में हम इसे कहते हैं शीत और उष्ण। ठंडा भी रहता है, गर्म भी रहता है, शीत भी रहता है, उष्ण भी रहता है, तो शीतोष्ण कटिबंध, दोनों शब्दों को मिला दिया है, संधि कर दी है शीत और उष्ण की, तो शीतोष्ण कटिबंध या इंग्लिश में टेम्परेट जोन के नाम से हम इसे जानते हैं। टेम्परेचर जब सूरज जो है थोड़ा, सूर्य का उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, वो कैसे होता है हम मोशंस ऑफ द अर्थ में पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों में पढ़ेंगे। तो सूरज जब थोड़ा उत्तर में होता है तो यहाँ सनलाइट थोड़ी ज्यादा गिरती है, तो ये एरिया थोड़ा गर्म रहता है, ये वाला एरिया काफी ठंडा हो जाता है। जब सूरज का दक्षिणायन होता है, साउथवर्ड मूवमेंट होता है, तो सूरज की किरणें कभी यहाँ ज्यादा गिरती हैं, तो ये वाला एरिया थोड़ा गर्म होता है, ये वाला एरिया ठंडा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे सर्दी गर्मी चलती रहती है, कभी ठंडा होना कभी गर्म होना, सूरज की किरणें किस एंगल पर आ रही है, कोण पर आ रही है, उसके हिसाब से चलता रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध। फिर एक पार्ट है जो काफी ज्यादा ऊपर है, ये वाला काफी ज्यादा नॉर्थ में या काफी ज्यादा साउथ में अगर हम जाएंगे, जो कि होगा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, उत्तर या दक्षिण दोनों ही तरफ अगर हम देखेंगे, वो एरिया ऐसा जहां सनलाइट बहुत ही कम आती है। सुबह 6 बजे वाला मामला है, गर्मी में सुबह 6 बजे बिल्कुल सूरज जस्ट दिखने लगा है, वो जो लाइट आ रही है उससे उससे आपको ज्यादा कुछ गर्मी नहीं मिलती है, ज्यादा कुछ ऊष्मा जो है, हीट जो है वो आपको नहीं मिलती है। ये एरिया परमानेंट वैसे ही रहते हैं, ये वाला पार्ट परमानेंट वैसे रहता है। एंड इवन दैट 6 महीने का दिन होता है यहाँ, और 6 महीने की रात होती है, और जो दिन होता है वो भी सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे जिस प्रकार की तिरछी किरणें आप तक पहुंचती है वैसा ही पहुंचती है। तो इस वजह से ये एरिया हमेशा ठंडा रहता है, जनरली बर्फ से ढका रहता है, तो इस वजह से इसका नाम दिया गया फ्रिजिड जोन, या हिंदी में शीत कटिबंध। बिल्कुल ठंडा रहने की वजह से इसका नाम दिया गया शीत कटिबंध। तो ऐसे कुछ टेम्परेचर जोन्स निकल करके आ पाए इन लैटिट्यूड्स की वजह से, हमने कुछ अक्षांश निकाले तो उसके अनुसार हम इन टेम्परेचर जोन्स को, ताप कटिबंधों को पृथ्वी पर आसानी से एस्टेब्लिश कर पाए, आसानी से उनको स्थापित कर पाए कि ये इतने इतने अक्षांश के बीच में हो तो ऐसा ऐसा क्लाइमेट होगा, ये अक्षांश के बीच में हो तो ऐसा ऐसा क्लाइमेट होगा। ऐसे हम आसानी से लैटिट्यूड्स एंड टेम्परेचर जोन्स के बीच का एक बहुत शानदार कोरिलेशन जो है, सह संबंध जो है, वो यहां पर निकाल पाते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब कुछ जो हमने पढ़ा, ये जो अक्षांश हमने पढ़े, लैटिट्यूड्स हमने पढ़े, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहला तो हम बनाया ही इसीलिए था कि पृथ्वी पर जगहों को दिखा सके, लोकेट कर सके। हालांकि अकेले अक्षांश जो है, हमने अभी तक अक्षांश को ही समझा है, लैटिट्यूड्स को ही समझा है, अकेले लैटिट्यूड्स, अकेले अक्षांश किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा सकते, साथ में लॉन्जिट्यूड्स, देशांतर की भी जरूरत पड़ेगी। हम अगर ग्रिड सिस्टम में सिर्फ रॉज ही बनाएंगे तो काम चलेगा नहीं, कॉलम की भी जरूरत पड़ेगी, अभी हमने उन कॉलम को पढ़ा नहीं है। जो पृथ्वी पर जो ऐसी खड़ी रेखाएं हैं उनके बारे में बात अभी हमने करी नहीं है, सिर्फ आड़ी रेखाओं के बारे में बात हुई है, लेकिन हम खड़ी रेखाओं को भी अगले सेशन में कवर करेंगे। तो अगर हम लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें, दोनों को एक साथ यूज करें, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी जगह की निकाल सकते हैं। आप अपने फोन में जब भी कभी लोकेशन शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर कर रहे हो या किसी भी और टूल पर लोकेशन शेयर कर रहे हो, आप एक्चुअल में अपना लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ही शेयर कर रहे होते, अपना अक्षांश और देशांतर ही शेयर कर रहे होते हो। फिलहाल हमने अक्षांश को समझा, देशांतर को आगे समझेंगे। दूसरा, हम और कुछ चीजों को भी समझ पाते हैं, जैसे कि डे लाइट ड्यूरेशन कैसे बदलता है। हम देखते हैं सर्दी में जो है दिन का समय घट जाता है, रात का समय बढ़ जाता है। हम देखते हैं गर्मी में दिन का समय बढ़ जाता है, रात का समय घट जाता है। ये कैसे होता है, इन सबको समझ पाते हैं हम अक्षांशों की सहायता से।
अपन भी आगे समझेंगे जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे। सीजन्स कैसे आते हैं, ऋतुएं कैसे आती हैं, इस पार्ट को हम समझ पाते हैं। टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे आता है, तापमान में अंतर कैसे आता है, भारत ज्यादा गर्म है तो ब्रिटेन ज्यादा ठंडा है, कैसे आया ये टेम्परेचर वेरिएशन, इन सबको समझना हमारे लिए आसान हो पाता है अक्षांशों को समझ करके। राइट, तो काफी सारा सिग्निफिकेंस, महत्व जो है वो इसका बन जाता है। अगर हम इस पर्टिकुलर जो 6 क्लास का जो चैप्टर है जिसमें लैटिट्यूड वाला पार्ट है, मुश्किल से 2 पेज का पार्ट है, 2 या 3 पेज का पार्ट है, उसका यूपीएससी से रिलेवेंस देखें। अपन तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, हमारे क्या काम आएगा सर ये सब कुछ? हमारे काम आएगा एक तो जीएस पेपर 1 मेंस में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, जीएस पेपर 1, वहां पर अर्थ का ग्रिड सिस्टम समझ पाते हैं हम, क्लाइमेट के जो जोन्स हैं, जलवायु की जो क्षेत्र हैं, उनको हम आसानी से समझ पाते हैं अगर हमने लैटिट्यूड्स अच्छे से समझा है तो। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी का लंबा चौड़ा सिलेबस है, उसमें से इस सेक्शन को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। दूसरा, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ पाती है, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट समझे, बिना किसी विचार को समझे या बिना किसी अवधारणा को समझे हम यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं दे सकते। प्रीलिम्स शायद क्लियर कर भी जाएंगे, मेंस में तो अपनी हवा निकल जाएगी। तो वहां जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, जो अवधारणाओं की समझ, जो गहराई में समझ चाहिए, वो यहां से आ पाती है। अगर आप लैटिट्यूड समझते हो तो आगे बहुत सारी जगहों पर लैटिट्यूड्स जो है वो यूज होने वाले, बहुत सारी। इवन दैट मैं कहूंगा ऑलमोस्ट पूरी ज्योग्राफी में, चाहे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, फिजिकल ज्योग्राफी तो जब तक पढ़ोगे तब तक लैटिट्यूड्स काम आने ही आने वाले हैं। हर जगह पर लैटिट्यूड्स, अक्षांश जो है और देशांतर जो है वो काम आते ही आते हैं। तो मैप्स को समझना, टेम्परेचर के जोन्स को समझना, एनवायरनमेंट में इतनी डाइवर्सिटी कैसे है, पर्यावरण में इतनी विविधता कैसे है, इन सब चीजों को समझ पाना हमारे लिए बहुत आसान हो पाता है। राइट, तो अगर हम इस पार्ट को समझे हैं, बहुत अच्छे से समझे हैं, तो हमें बाकी जितनी भी चीजें आगे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बाकी के चैप्टर्स, चाहे वो 6 क्लास की 7th 8 9 10 जहां भी पढ़ेंगे, हम कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ पाती है। उन अवधारणाओं को हम अलग लेवल पर जाकर के समझ पाते हैं जो पहले नहीं समझ पा रहे थे। राइट, तो बहुत एसेंशियल पार्ट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग जो है ये हो जाता है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने बच्चों के कमेंट आएंगे उससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्चुअल में पढ़ रहे हैं। वरना बहुत सारे बच्चे जो है वो ऐसे ही 2 मिनट देखते हैं, स्किप करो, आगे निकल जाओ, किसी दूसरे वीडियो को देखेंगे। तो ऐसे जो जोक देखना चाहते हैं या जो टाइम पास करने के लिए आते हैं वो जनता कमेंट नहीं करेगी, मुझे पता है। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो वास्तव में इस सेशन को पूरा डिटेल में, डेप्थ में देख रहे हैं, मैं उनसे निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। तो क्वेश्चन है, आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 कथन दिए हैं, और इन 3 कथनों में से कौन कौन सा इनकरेक्ट है, असत्य है, ये आपको बताना है। मैं बहुत सारी चीजें यहां पर मार्क कर रहा हूं, जनरली बच्चे गलती करते हैं। यहां पे क्या लिखा है ये सबसे पहले देखा करो। हमेशा जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? या तो वो यहां पूछ रहा होगा या यहां पे सिर्फ लिखेगा कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों पर विचार करें, और उसकी डिमांड यहां होगी, यहां होगी कि इनमें से कौन से इनकरेक्ट है, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की डिमांड देखो कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जब भी अप्रोच करने जाओ तो हमेशा अप्रोच यही होनी चाहिए। पहला सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, हमें देखना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ने आपको, पहले ये देखना है स्टेट की क्वेश्चन की डिमांड क्या है, स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको अब तीनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही आंसर निकालना। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, वैसे आपको दिख रहा है, बट स्टिल मैं इंग्लिश में और हिंदी में एक बार रीड आउट कर देता हूं। आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर देंगे। राइट, और अगर फिर भी कोई बच्चा नहीं कर पा रहा हो, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। पर अगर आपसे नहीं हो रहा हो, इतना सब कुछ सेशन देखने के बाद भी अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो भी कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए अलग से सेशन कर दूंगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के लिए। एक शॉर्ट्स बना दूंगा या कुछ भी बना दूंगा, 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये पूरा समझा दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। पर कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। नहीं आया तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, और हो रहा है तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर देंगे। तो 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर and is expressed in degrees ranging from 0 degree at the equator to 90 degree north at the north pole
एंड 90 डिग्री साउथ एट द साउथ पोल। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स द साइज ऑफ द लैटिट्यूड पैरेलल्स इंक्रीजेस। ये दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट, पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन नॉर्थ टू साउथ एंड पास थ्रू द पोल्स। ये तीसरा स्टेटमेंट है। आपको क्या देखना है, इन तीनों में से कौन कौन से इनकरेक्ट है, असत्य है, गलत है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एबीसीडी में से आंसर निकालना है। इधर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो 3 कथन है, असत्य कौन से हैं ये आपको बताने। पहला कथन कह रहा है अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापता है और इसे डिग्री में व्यक्त किया जाता है, जो भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिण तक होता है। ये पहला स्टेटमेंट है। सही है गलत है ये आपको चेक करना है। सेकंड स्टेटमेंट, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं अक्षांश वृत्तों का आकार बढ़ता जाता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर दक्षिण दिशा में चलती हैं और ध्रुवों से होकर गुजरती हैं। ये 3 स्टेटमेंट जो है वो आपको दिए गए हैं। कौन कौन से सही गलत हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन असत्य पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, डिमांड हमेशा देखनी है। मैं अगेन फिर से कह रहा हूं, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पहला स्टेप ही ये होगा हमारा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मांग क्या है, ये आपको समझना है। वो या तो डिमांड यहां लिखी होगी या यहाँ लास्ट वाले स्टेट ये जो लाइन होती है इसमें लिखी होगी, जस्ट ऑप्शन से पहले जो लाइन होगी उसमें लिखी होगी। पहले डिमांड को देखो फिर स्टेटमेंट्स को पढ़ो और तीनों स्टेटमेंट्स में से यहां पर हमें इनकरेक्ट पूछा है, असत्य पूछा है, तो वो बताने हैं आपको, ऑप्शंस का यूज करना है और राइट आंसर आपको बताना है। अगर आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे, जो कि मुझे उम्मीद है 99% बच्चे जो है वो समझ गए हैं सेशन को और ऐसे में वो डेफिनेटली यहां पर एक करेक्ट आंसर मेरे सामने लेकर के आएंगे। फिर भी समस्या आती है, नहीं समझ पाए थे सर हम, तो भी आप कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पाए हैं, तो मैं उसका आपके लिए एक अलग से छोटा सा सेशन जो है वो कर दूंगा और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो बहुत इनिशियल स्टेज पे होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, शायद उनको दिक्कत आ सकती है, तो आप कहेंगे तो उसके लिए भी एक छोटा 2-3 मिनट का सेशन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन का ही मैं आपके लिए कर दूंगा। पर कमेंट आएगा तभी मुझे पता चलेगा ना कि कैसे होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। अगर आप फिर भी अभी भी स्क्रीन पे नहीं देख पाए हो कि क्वेश्चन क्या है, तो पीडीएफ जो है वो भी आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सारी की सारी पीडीएफ जो है, जितने भी सेशंस हमारे होते हैं वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या टेलीग्राम पर जाकर के @PVSirji PVSIRJI ये आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा। सेम ऐसा ही चैनल व्हाट्सएप पर भी है, आप उस पर भी मुझे सर्च कर सकते हो। फेसबुक पर मेरा पेज है, उसका भी जो एड्रेस है वो PVSirji है, वहां से आप फेसबुक पेज को भी जो है वो लाइक कर सकते हो, जुड़ सकते हो वहां पर। इंस्टाग्राम पर आप मुझे @PVSirji पर जुड़ सकते हो या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। और एक्स पर, ट्विटर पर, जो पुराना ट्विटर है, एक्स है, वहां पर जो है प्रवीण पीवी सर @प्रवीण पीवी सर नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा। सारे सेशंस के जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर शेयर होते रहते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर शेयर होते रहते हैं, तो वहां से आपको लिंक भी मिलते रहेंगे। राइट, क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। और अगर सेशन आपको पसंद आया है, लैटिट्यूड्स अगर आपको समझ आए हैं, तो निश्चित रूप से इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे आगे आने वाले जो सेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। एनसीईआरटी की ये हमारी सीरीज चल रही है, पूरी की पूरी इसकी एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैं पहले भी 2 सेशन कर चुका हूं, ये तीसरा सेशन है। आगे और सेशंस एनसीईआरटी के जो है हमारे होते रहेंगे। ज्योग्राफी के भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे, पॉलिटी के भी होंगे, इकोनॉमी के भी होंगे, सबके होंगे। जो जितना जो कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, उन सब के सेशंस जो है वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। राइट, चलिए तो अब सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे की यात्रा हम अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू।